तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एंड स्वागत करेंगे सर क्या किसके साथ? सबसे पहले एक छोटी सी रिवीजन के साथ जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसको फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। लेट्स रिवाइज व्हाट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सबसे पहले अपन ने पढ़ी क्या? डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। सर ऑडिट की डेफिनेशन क्या थी? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। फटाफट मेरे साथ साथ ही लिखते जाओ। It is an independent examination of financial information. सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? ऑफ एन एंटिटी, ब्रैकेट ओपन। अब एंटिटी कौन सी हमको फर्क नहीं पड़ता, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of size and legal form। क्यों कर रहे हैं अपन ऑडिट? विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, इसीलिए अपन ने ये ऑडिट किया। फिर मैंने बोला ये इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, तो इंडिपेंडेंस के आपने मुझे कुछ क्वालिटीज बताई जिनको अपन बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। साथ साथ लिखते जाना। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स में क्या आता है? ऐसे क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल में होने चाहिए। कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है चमक चमक छम छम। तो कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब है सर? कोई प्रोफेशनल का मतलब है सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। यू नीड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट। जो भी आपको क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आपने रिस्पेक्ट करके चलना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को। ओ का क्या मतलब था सर? ओ का मतलब था ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। प्रोफेशनल जजमेंट, किसकी वजह से? दो अपनी गलतियां, तीन दूसरे की गलतियां। बी सी, बी का मतलब क्या था? बायसनेस। सी का मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड तीसरे का मतलब था अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। ठीक है सर, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? सच्चा अच्छा। सारे कीवर्ड फैला दो। सर कीवर्ड क्या कहते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड, जलेबी की तरह बातों को घुमाएगा नहीं, ऑनेस्ट, फिर हमने बोला था ट्रुथफुल, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए एंड फेयर डीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ नॉट एसोसिएट विद रिपोर्ट। सर कैसी रिपोर्ट? जिसमें ये तीन चीजें दिक्कतें वाली हो। मटीरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड ओमिटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट्स आपने बेसिकली ध्यान में रख के चलने। अब आता है सर फोर्थ पॉइंट, कोई प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का क्या मतलब था? यू नीड टू अटेन, इधर देखो इधर देखो, यू नीड टू अटेन एंड मेंटेन स्किल एंड नॉलेज
प्लस ड्यू केयर का क्या मतलब है? एक्ट डिलीजेंटली, एक्ट डिलीजेंटली एज पर टेक्निकल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब आता है सर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट का क्या मतलब था? कोई प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल बिहेवियर, क्या करना है क्या नहीं करना। आहा, क्या करना है क्या नहीं करना। प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है? क्या करना है, जल्दी से बताओ, क्या करना है, जल्दी से बताओ, क्या नहीं करना। क्या करना है सर? यू हैव टू कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन। ओ, कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन। क्या नहीं करना? नॉट डू एनी एक्ट विच ब्रिंग्स discredit to the profession। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना था। बच्चे ने कहा आपने वो अंग्रेजी नाम मिस कर दिया, ये लो रेकलेसली। ठीक है, यहां तक हमने ये आपके पढ़े थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। क्या आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया? जल्दी से बताओ, क्विकली नोट इट डाउन। Everything till here noted down or not? सर ये नोट्स मिलेंगे क्या? इधर आओ, तुम इधर देखो नलायक, नलायक नंबर 1। दूसरा, अरे भाई तुमको अगर चाहिए तो वो तो बुक में भी लिखे हुए हैं, तो मैं तुमको लिखवा क्यों रहा हूं? ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे, तुम्हारी रिटर्न प्रैक्टिस होती रहे, तो तुम भी साथ साथ लिखो ना। तुम क्यों पीछे पीछे घूम रहे हो? यू शुड ऑल्सो राइट विद मी। ये सारी बातें तो लिखी हुई है बुक में, फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस हो, आप इन वर्ड्स के साथ फेमिलियर होते जाओ। ठीक है, इस वजह से अपन ये कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? डन सर। अब आ जाओ सर अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक कहता है क्या? ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हैं, इनके ऊपर थ्रेट्स भी आ सकते हैं। इनके ऊपर कौन आ सकते हैं सर? इनके ऊपर थ्रेट्स भी आ सकते हैं। अब अपन बात करेंगे थ्रेट्स की। फटाफट यहां से लिखना शुरू करो। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, ये अपन ने एकदम डिटेल में कर लिया। तो फटाफट एक बात बताओ, हमारे बॉडी के थ्रेट्स कौन दूर भगाता है? सर हमारे बॉडी के थ्रेट्स दूर भगाती है साफी। साफी का क्या मतलब है? सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। Self interest threat means that you have financial interest in the client। फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे कैसे हो सकता है? तो अपन ने बात करी थी डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फिर अपन ने बोला था लोन्स और बोरोइंग, फिर अपन ने क्या बोला था सर? फीस वाले पॉइंट थे जिसमें हमने कहा हैवी डिपेंडेंस ऑन द फीस, फिर अपन ने बोला कंटिजेंट फीस। आ रहे पॉइंट्स याद? एंड लास्ट में अपन ने बोला क्या? बिजनेस रिलेशनशिप है या फिर आपके पास पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है सर। फिर अपन ने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड के बाद बोला सेल्फ रिव्यू थ्रेड। सेल्फ रिव्यू का मतलब है रिव्यू ऑफ प्रीवियस जजमेंट। जो आप पहले प्रीवियस जजमेंट लगा चुके हो उसको आप रिव्यू कर रहे हो। प्रीवियस जजमेंट किसमें? इन अ ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। इसके क्या एग्जाम्पल्स पढ़े थे सर? 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे। पहला एग्जाम्पल क्या था? आपने बेसिकली क्लाइंट जो है उसको मैनेजमेंट सर्विसेज दी। जो आपका क्लाइंट है कहीं ना कहीं आपने उसको मैनेजमेंट सर्विसेज दी। ये पॉइंट बेसिकली आपने इसमें ध्यान रखना था, यही था ना? या फिर आप क्लाइंट के क्या रह चुके हो? डायरेक्टर या ऑफिसर रह चुके हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट कहता है आप डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर दे चुके हो, या फिर आपने जो क्लाइंट को सर्विसेज दी दे आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। तो यू वर द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ क्लाइंट,
या फिर आपकी जो सर्विसेज हैं जो आपने पहले रेंडर की हैं, दे आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट के बाद सर कौन सा थ्रेट आता है? इसके बाद आता है हमारा ए फॉर एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी का क्या मतलब है? यू आर प्रमोटिंग, द कीवर्ड हियर इज प्रमोटिंग। सर किसको प्रमोट कर रहे हैं? क्लाइंट्स इंटरेस्ट। इस कदर, बोलो मेरे साथ, यू आर प्रमोटिंग क्लाइंट्स इंटरेस्ट इस कदर। सर इस कदर का क्या मतलब है? इस कदर का मतलब है टू अ पॉइंट वेयर योर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आपकी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बच जाती है। एग्जाम्पल क्या थे? प्यारे प्यारे एग्जाम्पल थे दो। एक तो आप एक्ट कर रहे हो एज एडवोकेट, दूसरा यू आर डीलिंग इन द शेयर्स और सिक्योरिटीज। एफ से क्या होता है? एफ फॉर फाइनेंशियल फेमिलियरिटी थ्रेट। क्या बोल रहे हो सर? एफ फॉर फेमिलियरिटी थ्रेट। तो ये फेमिलियरिटी थ्रेट का क्या मतलब था? यू आर हैविंग अ फेमिलियरिटी विद द क्लाइंट दैट अल्टीमेटली आपको क्या हो गया सर? आपको उसके लिए अब सहानुभूति हो रही है, आपको अब उसको सहानुभूति हो रही है। तो यही पॉइंट अपन ने पढ़ा था। फेमिलियरिटी थ्रेट मतलब यू हैव फॉर्म्ड अ रिलेशनशिप, जिस वजह से आप उसको लेके टू सिंपैथेटिक हो गए हो। तो मेन कीवर्ड्स क्या है सर? मेन कीवर्ड्स आप बोलोगे फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप, where you are ending up to be too sympathetic। कैसे बनती है रिलेशनशिप? चार एग्जांपल अपन ने याद किए थे। एक तो आपका क्लोज रिलेटिव, अब वो क्लाइंट का सीनियर ऑफिसर हो गया या डायरेक्टर हो गया। खून का रिश्ता, फर्म का रिश्ता। सर फर्म का रिश्ता का क्या मतलब था? योर फॉर्मर पार्टनर इज नाउ द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? रिश्ता था नहीं, बन गया, लॉन्ग एसोसिएशन। एंड लास्ट पॉइंट इज, इन सबसे क्या मिला? गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। सिग्निफिकेंट, हाँ छोटे मोटे नहीं, सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। जैसे ही लिख लो यहां तक, फटाफट बताओ, डंडना डंडन, हम आगे बढ़ेंगे। एंड आखिरी था हमारा इंटिमिडेशन थ्रेट, मैं यहीं लिख देता हूं। ड से डर, ड से डेटर्ड। ऑडिटर इज डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। इसमें क्या होता है? उसके ऊपर थ्रेट क्रिएट किया जाता है। तो थ्रेट किसका? कि उसको रिप्लेस कर देंगे, निकाल देंगे, प्लस उसके ऊपर लिटिगेशन कर देंगे। जब ये दोनों थ्रेट क्रिएट होते हैं तो बेचारे को क्या आ जाता है सर? इसको आ जाता है प्रेशर। फटाफट नोट डाउन करो। इतना ही पढ़ा था। 14 मिनट 16 सेकेंड, 14 मिनट 16 सेकेंड पूरा का पूरा अपन ने रिवाइज कर लिया। अब बताओ क्या दिक्कत है? अब बताओ क्या दिक्कत है? तुमको लग रहा था बहुत सारा है, बहुत सारा है, नहीं है। 14 मिनट 16 सेकेंड सारी चीजें लिख ली। बोल के कराता तो 5 मिनट में हो जाता, जो और एफिशिएंट तरीका है। बट लिखने के मामले को अपन ने 14 मिनट 16 सेकेंड में लिख लिया। फील आ गई? आ गया यहां तक समझ कि हाँ अपन कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कॉन्फिडेंस आ गया सर, अब कॉन्फिडेंस आ गया। अब अपने को कोई भी क्वेश्चन दे दो अपन निपटा देंगे। बहुत बढ़िया।
अब आ जाओ सर आगे, अब आ जाओ आगे अपने नोट्स पे। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने अभी तक आपको बताए थ्रेट्स, अब आपको इन थ्रेट्स के सेफगार्ड्स बताऊंगा एंड इस टॉपिक में अपन फील लेंगे। अब देखना क्या कहता है। सच थ्रेट्स अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट द ऑडिटर्स फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। अब सर ये जो थ्रेट्स है ना, हम इनके सेफगार्ड्स की बात करेंगे। ध्यान से समझना सेफगार्ड क्या कहते हैं। ये कहते हैं अगर पब्लिक को कॉन्फिडेंस चाहिए इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, अगर पब्लिक को विश्वास करना है ऑडिटर पे, तो इट इज एसेंशियल, जरूरी है दैट द ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट। सर क्या कह रहा है? ऑलवेज बी एंड अपीयर्स टू बी का क्या मतलब है? वो खुद इंडिपेंडेंट है और दिख भी इंडिपेंडेंट रहा है। दोनों चीजों में फर्क है। हो सकता है आप इंडिपेंडेंट ना हो बट दिख रहे हो इंडिपेंडेंट, हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हो बट बाहर वालों को ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। एग्जांपल के तौर पे सपोज मान लो आप क्लाइंट से बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह में मिलते रहते हो, आप और क्लाइंट पार्टीज में बहुत टाइम साथ में बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर वाले लोगों को देख के लगता है यार इन दोनों के बीच में तो काफी ज्यादा फेमिलियरिटी है, इन दोनों की रिलेशन तो काफी क्लोज लगती है। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिवली काम ना करता हो बट आपके मन में आप ऑब्जेक्टिव हो, आपके मन से आप अपना काम एकदम शिद्दत से कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन्होंने कहा आपको अंदर से भी इंडिपेंडेंट होना है, बाहर से भी इंडिपेंडेंट होना है। फिर से बोल रहा हूं, अंदर से भी इंडिपेंडेंट होना है और बाहर से भी इंडिपेंडेंट होना है, तभी बात बनेगी। सो यू शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज दे आर ऑडिटिंग। तो सबसे पहले बोला इंडिपेंडेंट बनो। अब इंडिपेंडेंट बनेंगे कैसे? तो मैंने बोला चाबी चाहिए। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो, हाँ बोलो ना, बड़े अच्छे बोलते हो आप। अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या चाहिए? चाबी। सर चाबी का क्या मतलब है? आपको चाहिए की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सर ये की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे जो कोई प्रोफेशनल में होने चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। बट इन्होंने क्या लिखा है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो छोटे बच्चे क्या बोले? अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहां से आया? बोलो मेरे साथ, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहां से आया? तो यही पॉइंट आप याद रखेंगे, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहां से आया? आपने सोचा कोई प्रोफेशनल, इन्होंने क्या लिखा? अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो पहला पॉइंट कहता है इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? चाबी से। सर चाबी का क्या मतलब है? आपको चाहिए की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन है? कोई प्रोफेशन वाले। कोई प्रोफेशन मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। बट यहां क्या है? अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये पॉइंट आपने बस ध्यान में रख के चलना है। अगर ये की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे, दीज आर नेसेसरली रिक्वायरिंग द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट। तो कहते हैं जब भी आप कोई काम एक्सेप्ट करो, बिफोर टेकिंग एनी वर्क, चेक कर लो कहीं कोई थ्रेट्स तो नहीं है इंडिपेंडेंस को लेके। सर थ्रेट्स कौन से? साफी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। अगर इनमें से कोई थ्रेट है तो क्या करना है? अगर आपको लगता है थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं तो आप काम को एक्सेप्ट मत करो। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप उस जगह पे सेफगार्ड लगाओ। बट अगर आपको लगता है सेफगार्ड इंप्लीमेंट नहीं हो सकते तो फिर आप काम को एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्या पूरा का पूरा फ्लो समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम क्या है? सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। कहता है ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंट के लिए उसको क्या चाहिए? चाबी, की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब जब भी आप ऑडिट का काम एक्सेप्ट करोगे, चेक करो कहीं कोई थ्रेट तो नहीं। अगर थ्रेट है तो काम एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर सेफगार्ड अप्लाई करेंगे। बट अगर सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर सकते सो डोंट एक्सेप्ट द वर्क। यही पॉइंट लिखा है, इफ यू आर अनेबल टू इंप्लीमेंट द सेफगार्ड्स यू शुड नॉट एक्सेप्ट द वर्क। क्या फ्लो क्लियर है? जल्दी से सब बताओ मुझे, क्या पूरा का पूरा फ्लो यहां पे क्लियर है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब मैंने नहीं बताया, जस्ट इसके बाद बताऊंगा। बट अभी चुपचाप मुझे ये बताओ, क्या यहां जो मैंने आपको पूरा फ्लो बताया क्लियर है? कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा दिमाग और मशक्कत की जरूरत नहीं, जो बताया फटाफट बताओ। क्या यहां तक सब क्लियर है? हाँ हर्ष, तुमने वो बात पकड़ ली जो मैं बोलने वाला हूं। यस सर। अब मेरा आप सबसे सवाल, क्या इन्होंने हमको उल्लू बनाया? क्या इन्होंने हमको बेवकूफ समझ रखा है?
पूरी के पूरे टॉपिक का नाम क्या है? सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। क्या एक भी सेफगार्ड की बात करी? क्या एक भी सेफगार्ड की बात करी, या सिर्फ घुमा घुमा के बस छोड़ दिया? जल्दी से बताओ, एक भी सेफगार्ड की बात नहीं की है यहां पे, फालतू की बातें 50 करी हैं, सेफगार्ड के नाम पे कुछ नहीं। हाँ, सेफगार्ड नहीं है तो मैं बोलूं, तुम भी चुपचाप बस ये ध्यान में रख लो, तुमको भी कोई सेफगार्ड लिख के आने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि आपको भी आईसीआई के एग्जामिनर को घुमा के आना है। तो आप क्या बोलोगे? सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑडिटर शुड बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। ओ, पूरा का पूरा फ्लो बना लो, बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंट के लिए उसको क्या चाहिए? चाबी, की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये क्या है? अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जब भी आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, चेक करो कोई थ्रेट्स तो नहीं है, चेक करो कोई थ्रेट्स तो नहीं है। अगर थ्रेट हैं, यस थ्रेट हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। सर क्या? या तो आप काम को एक्सेप्ट ही मत करो, से नो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द वर्क, और यू अप्लाई सेफगार्ड्स। इस केस में फिर आप सेफगार्ड्स अप्लाई करोगे। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई द सेफगार्ड्स, देन नॉट एक्सेप्ट द वर्क, फिर आप काम को एक्सेप्ट नहीं करोगे। जल्दी से आप लिखो और बताओ। हाँ, एक तरफ कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, फिर खुद जलेबी की तरह बेवकूफ बनाते हैं। वेरी वेरी गुड। फटाफट ये पूरे फ्लो को नोट डाउन करो, अभी के अभी याद करो एंड मुझे कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट्स आई एम गिविंग यू। लर्न इट राइट अवे राइट नाउ। देखते कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है। याद हुआ नहीं हुआ, लिखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने में तो छोटू मोटू टुंचू मुंचू बच्चा भी लिख ले। मजे की बात है याद हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज याद हुआ तभी कोई फायदा है, वरना फायदा क्या है? रीड तो आप भी कर लेते घर बैठ के, वरना क्लास का क्या फायदा? लर्न हो गया सर, डन सर, डन डन सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या डन सर साउंड लाइक डायनासोर। वेरी गुड, एक बच्चे ने तो पूरा समराइज भी कर दिया। कौन है ये? लवन्या। वेरी गुड लवन्या, वेरी गुड। फील आनी चाहिए, फील आनी चाहिए टॉपिक की, दैट्स द थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सर सबके मन में एक सवाल, पूछो मेरे से, क्या ये खंबखत प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? ये खंबखत प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? आओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की तरफ आगे बढ़े, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, चलो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़े। कहां है टॉपिक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का? ये रहा। अब आ जाओ सर, कहानी सुनाता हूं आपको, एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से समझना। मैं ना बचपन में अपनी मम्मी के साथ बड़े सीरियल देखता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसमें वो होती थी तुलसी मिहिर, वो एक और आता था कसौटी जिंदगी की, फिर एक आता था दिल मिल गए, पता नहीं
ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सारे के सारे जितने भी बढ़िया बढ़िया सीरियल आते थे देखने में बड़ा मजा आता था। और इन सीरियल की एक खास बात होती थी एकता कपूर का बैकग्राउंड म्यूजिक, धूम ता ना ना धूम ता ना डिंग डांग डिंग डांग, धूम ता ना धूम ता ना डिंग डांग डिंग डांग, अलग ही माहौल बनाते थे। और जनरली क्या होता था, पत्नी अपने पति की वेट कर रही होती थी, क्योंकि पति रात को घर लेट आता है और रात के बज रहे होते थे 2 और वो 3-4 घंटे से अपनी पति की वेट कर रही है। कभी चल के इधर जा रही है, कभी चल के इधर जा रही है, कभी चल के इधर जा रही है, कभी चल के उधर जा रही है, बड़ी परेशान घूम रही है। और फिर पीछे से ये बिल्ली की बैकग्राउंड म्यूजिक डालते थे, ऐसा लगता था बिल्ली और कुत्ते को दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है। वो अलग ही आवाज चल रही होती थी, डरावनी डरावनी। तभी घंटी बजती थी, तभी दरवाजे पे घंटी बजती थी और पति की एंट्री होती थी। धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, जैसी पति की एंट्री होती थी, पति ने पहनी होती थी व्हाइट शर्ट, पत्नी खड़ी है अलर्ट, एकदम चौकन्नी। वो देखती थी पति की व्हाइट शर्ट पे लाल लाल दाग होता था। ओ माय गॉड, पत्नी सवाल पूछती थी पति से, ये लाल निशान कहां से आया? पति चौंक गया, पति चौंक गया। पति कह रहे भाई साहब ये क्या चल रहा है, ये कैसा सवाल पूछ लिया इसने, और ये लाल निशान रह कैसे गया? पति उस टाइम पे कहानी बनाता था, कहता था मैं मैकडॉनल्ड गया था, मेरा हैप्पी मील खाने का मन कर रहा था, तो जैसे ही मैंने केचप खोली, केचप उछल के यहां आ गई या चिपक गई। तो पत्नी भी सुन लेती थी, पत्नी उस टाइम पे सुनने की एक्टिंग करती थी, कहती हाँ हाँ ठीक है। जैसे ही पति फ्रेश होने जाता था, नहाने जाता था, शर्ट उतार के पत्नी चेक करती थी। पत्नी क्या चेक करती थी, ये लाल निशान केचप का है या लिपस्टिक का। तो वो बैठ के क्रिटिकल असेसमेंट करती थी। सर ये जो पत्नी ने किया, इस एटीट्यूड को क्या बोलते हैं? इस एटीट्यूड को बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसी एटीट्यूड को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। जल्दी से आओ आपको दिखाएं सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज अ एटीट्यूड। सर एटीट्यूड में क्या है? आंटी क्या थी? आंटी अलर्ट थी। जब आंटी अलर्ट थी तो पति को आते ही उसने क्या पिया? सर उसका खून पिया। खून पिया यानी उसने क्वेश्चनिंग माइंड लगाया, उसने सवाल पूछा ये लाल निशान कहां से आया। और जब पति ने बोला कि ये लाल निशान ऐसे आया वैसे आया, क्या उसने विश्वास किया या क्रिटिकल असेसमेंट करी? सर उसने बैठ के शर्ट की क्रिटिकल असेसमेंट करी, उसने बैठ के शर्ट की क्रिटिकल असेसमेंट करी। यही 3 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड है। सर एटीट्यूड का मतलब है 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आंटी क्या थी? अलर्ट थी। जब आंटी अलर्ट थी तो लाल निशान को देख के आंटी ने क्या पूछा? सवाल पूछा। सवाल मतलब क्वेश्चनिंग माइंड। एंड द थर्ड पॉइंट इज क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस यानी आप चेक करोगे कि एविडेंस सही है या नहीं। पेज नंबर पूछ रहे नलायक, पेज नंबर 2, ठीक है। जल्दी से आओ, पूरी राम कथा हो गई, कह रहे पेज नंबर बताओ सर। पेज नंबर 2 पे आ। क्या ये चारों पॉइंट क्लियर है? फटाफट बताओ हाँ या ना, दिमाग में बैठे या नहीं बैठे। फील आई? क्या किया आंटी ने? शक किया। तो शक के एटीट्यूड को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहते हैं। बट यू कांट राइट शक इन एग्जाम्स, ठीक है। यू हैव टू राइट एटीट्यूड। सर एटीट्यूड किसको लेके? अलर्टनेस, क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट। फिर से बोलो, एटीट्यूड किसको लेके? अलर्टनेस, क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। अब सर ये क्या कहता है? ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्कमस्टेंसेस में एग्जिस्ट दैट कैन कॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटीरियली मिसस्टेटेड। हो सकता है सर, क्या हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो, तो आप अपना जो भी ऑडिट परफॉर्म करेंगे, प्लान करेंगे, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ करेंगे। अब सवाल आता है, मैंने आपको कहा था ऑडिटर को अलर्ट रहना है। सर अलर्ट किसको लेके? टू द कंडीशंस विच इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। हो सकता है कोई गलती हो। मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है कोई गलती हो ड्यू टू एरर और फ्रॉड। एरर का मतलब है अनइंटेंशनल एंड फ्रॉड का मतलब है इंटेंशनल। तो यह कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो गलतियां हैं उसकी पॉसिबिलिटी को लेके आपने अलर्ट रहना है। तो अलर्ट किन किन चीजों को लेकर रहना है, उसके एग्जाम्पल्स आपको यहां पे दे रखे हैं। सर एग्जाम्पल्स बताओ ध्यान से।
वन बाय वन अपन इंटर रिलेट करेंगे, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट बस ध्यान से सुन लो। पहला क्या कहता है, एक ऑडिट एविडेंस दूसरे ऑडिट एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सर एग्जांपल, मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो बैंक बैलेंस है, ठीक है, उस बैंक बैलेंस को मैं चेक कैसे कर सकता हूं? सर 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकता हूं, दूसरा मैं बैंक से कंफर्मेशन ले सकता हूं। सर कंफर्मेशन का क्या मतलब है? मैंने बैंक को चिट्ठी लिखी, डाकिया चिट्ठी लेके बैंक के पास गया, मैंने बोला मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं, मुझे इस कंपनी के बैंक की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बैंक ऐसे तो नहीं देगा, कंपनी को ऑथोराइज करना पड़ेगा कि हां बैंक, तुम मेरी जो बैंक इंफॉर्मेशन है वो ऑडिटर को दे दो। तो कंपनी ने बैंक को ऑथराइज किया और बैंक ने कंपनी की जो बैंक की बैलेंस की डिटेल्स थी वो मुझे एज अ ऑडिटर दी। तो एक तो मैंने बैंक की कंफर्मेशन ली जो मैंने बैंक से डायरेक्टली ली, दूसरा मैंने बैंक का स्टेटमेंट लिया। बट मजे की बात क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। बैंक स्टेटमेंट कहता है क्या? बैंक स्टेटमेंट कहता है 1 लाख रुपए, बैंक कंफर्मेशन कहती है 10,000 रुपए। तो ये 1 0 का डिफरेंस आया तो आया कैसे? यानी दया कुछ तो गड़बड़ है, यानी दया कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या मैं बोलूं वन ऑडिट एविडेंस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द अदर ऑडिट एविडेंस? तो मुझे कहीं ना कहीं अब डाउट होगा, मुझे कहीं ना कहीं शक होगा, किसको लेके? देयर विल बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या मैं इन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाय कर सकता हूं? क्या जो मैनेजमेंट मुझे रिस्पॉन्सेज देता है क्या मैं उन पे रिलाय कर सकता हूं? इस पे सवाल उठेगा और किसकी खुशबू आएगी, जल्दी से बताओ। अब इसके बाद बताओ किसकी खुशबू आएगी? तुम बोलो, मैं क्यों बोलूं? जो बच्चे गूगल ड्राइव पे देख रहे हैं चुपचाप लिखो अपने नोटबुक में, ठीक है? बाकी बच्चे बताओ अब इससे किसकी खुशबू आ रही है? सर इससे आ रही है फ्रॉड की खुशबू। अब हमको लग रहा है कि बाबू दाल में कुछ काला है, या तो दाल दाल मखनी है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो यहां पे कंडीशंस विच आर इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब एक बात बताओ, अगर फ्रॉड की पॉसिबिलिटी होंगी, अगर इस तरह की दिक्कतें होंगी, तो आपका काम बढ़ जाएगा या काम कम हो जाएगा? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। अगर फ्रॉड की खुशबू आएगी, एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से मेल नहीं खाएगा, तो एज अ ऑडिटर आपका काम बढ़ जाएगा या काम कम हो जाएगा? फटाफट बताओ। वंशिका ने बोला बढ़ जाएगा, और बताओ बाकी बच्चों को क्या लगता है, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सबने बोला सर बढ़ जाएगा, कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या अगला पॉइंट यही है? हाँ, देखो क्या कहता है, सर्कमस्टेंसेस विच सजेस्ट नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से तो काम करना ही करना है, बट अब आपको यहां पे एडिशनल काम करना पड़ेगा, अब आपका यहां पे कहीं ना कहीं काम बढ़ जाएगा। ये पॉइंट आपने ध्यान में रख के चलो। क्या चारों पॉइंट दिमाग में गए? एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से मेल नहीं खा रहा, इसका मतलब अब मेरे मन में सवाल उठेगा कि ये डॉक्यूमेंट रिलायबल है या नहीं। तीसरी चीज जो ये इंडिकेट करता है कि यहां पे कहीं ना कहीं फ्रॉड प्रेजेंट है, क्योंकि फ्रॉड प्रेजेंट है देयर इज अ नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दिल पे हाथ रख के बताना, क्या मैंने तुमको इसका रट्टा लगवाया? क्या मैंने तुमको इसका रट्टा लगवाया या सिर्फ एक फ्लो समझाया जो कि बहुत लॉजिकल था? तुमने खुद आज ऐसे 200 का एक भाग लिखा है, तुमको मैंने नहीं बताया था, तुमने खुद बोला कि हां सर इस तरह की दिक्कतें होंगी तो काम बढ़ जाएगा। यू ओनली सेड दिस पॉइंट। क्लियर है? आर दीज 4 पॉइंट्स क्लियर? पहला पॉइंट क्या था सर? पहला पॉइंट था कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन 2 डॉक्यूमेंट्स। जब 2 एविडेंस में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो मैं दूसरे पे रिलाय नहीं कर पाऊंगा, रिलाय नहीं कर पाऊंगा यानी कहीं ना कहीं फ्रॉड की खुशबू आ रही है। अगर फ्रॉड की खुशबू आएगी तो भाई साहब क्या होगा? तो फिर हमारा काम बढ़ जाएगा, नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये 4 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। अब सर इसका फायदा क्या है? पूछो मेरे से। अब इस सब का फायदा क्या है? क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम इतनी मशक्कत कर रहे हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का ये फायदा है, इट रिड्यूसेस द रिस्क। कहीं ना कहीं ये रिस्क रिड्यूस करेगा। सर किसकी रिस्क रिड्यूस करेगा?
हार्ट अटैक की। कल को ऑडिटर ने अपना ऑडिट खत्म कर लिया, ऑडिट खत्म करके उसने ओपिनियन दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट चकाचक है, ध्यान से समझना, ऑडिटर ने ऑडिट खत्म किया और उसके बाद ओपिनियन दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट चकाचक है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कतें थी, तो क्या ऑडिटर के दिल पे चोट आएगी कि उसने पूरा ऑडिट खराब कर दिया, उसने पूरा ऑडिट ओपिनियन खराब कर दिया? आंसर इज यस। बट अगर ऑडिट करते वक्त वो सतर्क रहेगा, ऑडिट करते वक्त वो अलर्ट रहेगा, तो ये रिस्क जो है ऑडिटर के दिल को चोट पहुंचने की, ये रिस्क कम हो जाएगी। सर दिल पे चोट लगती है तो आवाज किसकी आती है? मुझे एक बात बताओ, बचपन में तुमने टीका लगवाया होगा, है ना, कभी पीछे लगवाया होगा, कभी यहां टीका लगवाया होगा, तो जब भी सुई लगती थी तो आवाज किसकी आती थी? सर हर सुई पे आवाज निकली है उई, फिर से बोल रहा हूं, हर सुई पे आवाज निकली है उई। सर उई का क्या मतलब है? ओ ओ आई। उई का क्या मतलब है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो कंपनी है, इस कंपनी के पास काफी ज्यादा कैश बैलेंस रखा हुआ है। ये जो कैश बैलेंस है, इसके लिए इसने कोई इंश्योरेंस भी नहीं ले रखी, इसके लिए इसने कोई इंश्योरेंस भी नहीं ले रखी। कल को किसी इंप्लॉय की फितरत में खोट आ गया, कल को किसी इंप्लॉय को चोर मन में चोर आ गया, तो वो तो सारी कैश लेके रफू चक्कर हो जाएगा, कंपनी की तो बैठे बैठे बैंड बज जाएगी। तो एज एन ऑडिटर आपको ऐसी चीजों में अलर्ट रहना है, आपने अलर्ट रहना है कि भाई कंपनी कर क्या रही है, मामला क्या है, ये इतना हाई कैश बैलेंस और इस कैश बैलेंस के लिए कोई इंश्योरेंस भी नहीं ले रखी। तो देयर कैन बी सच अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, तो आप इनको नजरअंदाज ना कर दो। क्या वर्ड है? आप इनको नजरअंदाज ना कर दो। इस नजरअंदाज को प्रिवेंट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन यू आर ड्रॉइंग द कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन। सर इसका क्या मतलब है? आपको ऑडिट में कंपनी के प्रोसेसेस की टेस्टिंग करनी होती है, जो कंपनी के प्रोसेसेस है इनकी टेस्टिंग करनी होती है। अगर मैं बोलूं एक ऐसा प्रोसेस है जो अप्रैल से लेके दिसंबर तक ठीक से काम कर रहा था, क्या मैं ये मान सकता हूं वो जनवरी टू फरवरी भी ठीक से काम करेगा? कैन आई अज्यूम? जल्दी से बताओ, कैन आई अज्यूम कि वो जनवरी टू फरवरी भी ठीक से काम करेगा? मान लो एंटिटी का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का प्रोसेस है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका जो बनाने का प्रोसेस है, मैंने को चेक करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस है ये अप्रैल टू दिसंबर चकाचक था, क्या मैं ये मान लूं कि ये जनवरी टू फरवरी भी, सॉरी जनवरी टू मार्च भी सही चलेगा? फरवरी क्यों लिखा है, मार्च लिखते हैं, बताओ। विनीत ने कहा नो, साक्षी कहती है यस, प्रियांशी कहती है नो, हर्षा कहती है यस, आर्या कहती है यस। ऐसे कैसे यस? तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? आखिरी 3 महीने भी ठीक रहा होगा। तुम ओवर जनरलाइज नहीं कर रहे, तुम ओवर जनरलाइज नहीं कर रहे कंक्लूजन। तुमको चेक नहीं करना चाहिए कि अब लास्ट के 3 महीने में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो बाबू आप ये आखिरी 3 महीने भी चेक करके चलोगे, आप ये आखिरी 3 महीने भी चेक करके चलोगे, यहां कोई गड़बड़ तो नहीं, यहां कोई इशू तो नहीं आ गया जिस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में दिक्कतें आ गई हो। तो यू कांट ओवर जनरलाइज। यही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। तुम लोग काम चोर हो, जितने बच्चे बोले ना हाँ रिलाय करके चल सकते, तुम नाम चोर हो सारे के सारे। तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते, तुम कहते हो हाँ अप्रैल टू दिसंबर मेहनत कर ली, आखिरी 3 महीने छोड़ो। ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई चीज अप्रैल टू दिसंबर ठीक थी, दैट डज नॉट मीन वो जनवरी टू मार्च भी ठीक हो। जनवरी टू मार्च की अलग से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो यही पॉइंट ये कह रहा है, यू कैन नॉट overgeneralize while drawing the conclusion from audit observation. And last point is using inappropriate assumptions in determining the nature, timing and extent of audit procedure and evaluating the results thereof. आपका जो ऑडिट है ये प्रोफेशनल जजमेंट पे बेस्ड है, तो जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, इसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी कब आएगी? जब आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करोगे, जब आप एप्रोप्रिएट अजम्पशंस के साथ आगे बढ़ोगे, इन एप्रोप्रिएट अजम्पशंस के साथ नहीं। यही 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। क्या क्या पॉइंट है? ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन, overlooking unusual circumstances and using inappropriate assumptions while drawing the conclusions. फटाफट बताओ
क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पूरा टॉपिक क्लियर है? एक बार वापस रिवाइज करें। हाँ सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? इट इज द एटीट्यूड। एटीट्यूड में आंटी कैसी थी सर? अलर्ट थी, क्वेश्चनिंग माइंड था, प्लस क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। अलर्ट किन चीजों को लेके? बैंक स्टेटमेंट और बैंक कंफर्मेशन। वन ऑडिट एविडेंस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द अदर ऑडिट एविडेंस। जब दो ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इट विल ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। खुशबू किसकी आ रही है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो कहीं ना कहीं काम बढ़ जाएगा। नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इतनी मेहनत का फायदा क्या? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ उई। सर उई का क्या मतलब था? नजरअंदाज करने की रिस्क। ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन। 9 महीने 3 महीने वाली कहानी याद रखना। एंड थर्ड पॉइंट इज inappropriate assumptions while designing your audit procedure. Take 2 minutes, learn these points right away, right now. एक बार आंखें बंद करके इनको रिकॉल कर लो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से करके बताओ। Come on everyone, you can do it. ध्यान से समझना। अगर मुझे क्लाइंट से फ्रॉड की खुशबू आ रही है, फिर से बोल रहा हूं, अगर मुझे क्लाइंट से फ्रॉड की खुशबू आ रही है, तो मेरी अजम्पशन क्या होगी? क्लाइंट अच्छा है या क्लाइंट गलत है? जल्दी से बताओ। अगर मुझे क्लाइंट से फ्रॉड की खुशबू आ रही है, तो मेरी अजम्पशन क्या होगी? क्लाइंट अच्छा है या क्लाइंट गलत है? सर क्लाइंट गलत है। अगर मुझे लगता है क्लाइंट ने गलती किया होंगी, तो मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर है वो ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए? फटाफट बताओ। अगर मेरे क्लाइंट में दिक्कतें हैं, मुझे फील आ रही है क्लाइंट में इश्यूज है, तो मेरे ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए? सर ज्यादा होने चाहिए। यही लास्ट पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहे आप गलत अजम्पशंस ना ले लो कि क्लाइंट बड़ा ही अच्छा आदमी है, बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, तो यहां कम ऑडिट प्रोसीजर्स में काम चल जाएगा। नारे बाबा ना। इट इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस अबाउट द क्लाइंट। आपको अगर लगता है क्लाइंट में दिक्कतें हैं, तो आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की मात्रा बढ़ा दो, आप अपनी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट बढ़ा दो, आप उसको और बेहतर बना दो। तो ये कह रहा है कि आप एप्रोप्रिएट अजम्पशंस यूज करोगे, इन एप्रोप्रिएट अजम्पशन से बच जाओगे। क्या लास्ट का पॉइंट क्लियर है? बिकॉज 2-3 बच्चों का डाउट आ रहा था, तभी मैंने इसको उठाया है। इज दिस लास्ट पॉइंट क्लियर? यस और नो? पीजे का मतलब है प्रोफेशनल जजमेंट। आपकी जजमेंट सुधर जाएगी अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करोगे। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब सर इसके बाद थोड़ी सी कहानी दे रखी है, थोड़ी थोड़ी कहानी पढ़ेंगे, मजा आएगा। सर क्या कहती है कहानी? इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained in the light of circumstances. For example, in case where the fraud risk factors exist and a single document of a nature susceptible to fraud is the sole supporting evidence of a material financial statement amount. सर ये सारी की सारी बात हमारे सिर के ऊपर से गई। बस ये टॉपिक आखिरी करेंगे, फिर मैं आपको छुट्टी दूंगा, चुपचाप इधर देखो। ठीक है, क्या कहता है ये कहता है कि जब भी आप ऑडिट एविडेंस देखोगे, तो आप इसकी 2 क्वालिटीज देखोगे। सर 2 क्वालिटीज क्या है?
सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंसी का क्या मतलब है? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब है? क्वालिटी। जो भी ऑडिट एविडेंस लेंगे उसमें ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, काफी भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस दोनों देखी जाएगी। इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। अभी के लिए बस इतनी सी बात समझो। सर ये सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस क्या करनी है? इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्रॉड की खुशबू आ रही है, अगर आपको फ्रॉड की खुशबू आ रही है, बट जो इकलौता एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको चांसेस है कि यहां पे फ्रॉड हो सकता है, वो ही एक सोल सपोर्टिंग एविडेंस है फॉर अ मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट, वो ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट का इकलौता एविडेंस है, तो हो सकता है आपको उसको फिर उस हिसाब से कंसीडर करना पड़े। क्या ये लाइन समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, आपने सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को कंसीडर करना है इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। जैसे हालात है उस हिसाब से देखो क्या प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ एविडेंस मिला या नहीं। अब हो सकता है कि आपको लग रहा है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है, चांसेस है कि यहां पे फ्रॉड प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे? आप ऑडिट एविडेंस ज्यादा लेना चाहोगे, बट ऐसा हो सकता है ज्यादा ऑडिट एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है। सोल सपोर्टिंग का मतलब क्या है? एक ही ऑडिट एविडेंस है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, तो वही ऑडिट एविडेंस आपने लेना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ आया? अब बताओ, अब ये बात समझ आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? यानी फ्रॉड होने पे हमको लग रहा था ज्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा, बट ऑप्शन ही नहीं है, एक इकलौता सोल सपोर्टिंग एविडेंस है, तो उसी को अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाता। इज दिस पॉइंट नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ। यस सर। अब सर अगला पॉइंट, ऑडिटर में एक्सेप्ट द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन अनलेस रीजन टू बिलीव कॉन्ट्ररी। हर रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट पे आप शक नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, तो चुपचाप जो वो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। हर डॉक्यूमेंट पे शक करने मत बैठ जाना, हर डॉक्यूमेंट पे आप परेशान नहीं होगे, इसको आपने जैसा डॉक्यूमेंट है वैसे ही एक्सेप्ट करके चलना है। प्लस यू शुड ऑल्सो कंसिडर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। द रिलायबिलिटी मतलब कैन यू रिलाय ऑन दैट इंफॉर्मेशन, क्या आप उस इंफॉर्मेशन पे भरोसा कर सकते हो, ये भी आपने कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये बस आपने रीड करके चलने, समझ के चलने, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। ठीक है सर। इन केसेस ऑफ डाउट, अगर आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है, शक हो रहा है कि भाई हाँ यहां दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको इंडिकेशन है कि इस एरिया में फ्रॉड हो सकता है, तो एज अ ऑडिटर मैंने आपको क्या बोला था? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगेंगे। सर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का मतलब यू नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड डिटरमाइन द मॉडिफिकेशंस और एडिशंस टू द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर। क्या आपको नॉस्टैल्जिया फील हुआ? यही बात हमने पिछली बार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के टॉपिक में की थी कि अगर आपको लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, अगर आपको डाउट हो रहा है ओवर द एविडेंस, यू नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। यही पॉइंट इन्होंने यहां पे फिर से लिखा, अगर आपको लगता है देयर इज अ डाउट और इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल फ्रॉड, तो आप क्या करोगे? आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की मात्रा बढ़ा दोगे, आप उनको मॉडिफाई कर दोगे। इन्वेस्टिगेट फर्दर मॉडिफिकेशंस और एडिशंस टू द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर। फटाफट बताओ, क्या ये वाला पॉइंट समझ आया? मटीरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट वाली जो बात है, मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा। एक मिनट दो, बस एक मिनट दो, एक मिनट दो, एक मिनट। कहां दिखा है मटीरियल फाइनेंस? ये वाला पॉइंट ना, या स्टार डाल दो, वी विल डिस्कस अबाउट इट, वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये वाली बात तो हमने पीछे डिस्कस की थी। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर भरोसा करने लायक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है सर। तीसरा, हर डॉक्यूमेंट पे शक नहीं करना। ये तीनों पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट क्या कहता है सर? पहला पॉइंट को ना मैं समराइज करता हूं, ध्यान से समझो। फ्रॉड एग्जिस्ट करता है, आपको लग रहा है फ्रॉड की फील आ रही है, तो आप क्या करोगे? आप अपने ऑडिट एविडेंस को बढ़ा दोगे, यही तो करोगे। बट ये कह रहा है हमारे पास सिर्फ सिंगल ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है, तो क्या करें भाई? उसी को एक्सेप्ट करो, और क्या करो? उसी को आप एक्सेप्ट करोगे, और कोई ऑप्शन थोड़ी है। यही बात यहां लिखी हुई है, सेम टू सेम बात यहां लिखी हुई है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई घबराहट है क्या? यही पॉइंट यहां लिखा है।
इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। इसका क्या मतलब है, अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो आप सफिशिएंसी बढ़ाओगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, क्वालिटी बढ़ाओगे, बट अगर एक ही डॉक्यूमेंट है तो उसी को एक्सेप्ट करोगे ना, कोई ऑप्शन थोड़ी है। ये इन्होंने एक एग्जांपल देके बताया, दैट्स इट। तो क्या चारों में से अब किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है? नहीं सर। प्लस ये कहता है कि अगर आपको लगता है पिछली बार मैनेजमेंट में ऑनेस्टी थी, इंटीग्रिटी थी, तो वो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है अबाउट द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, अब सवाल आएगा टीसीडब्ल्यूजी क्या डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। ये जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है इसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज नेवरदलेस अ बिलीफ दैट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी आर ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी, यानी वो अच्छे और सच्चे लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन ही ना करो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। सर एक बार ये सारे पॉइंट्स वापस रिवाइज करा दो। इधर देखो, इधर देखो, ना दाएं ना बाएं, इधर देखो। पहला पॉइंट क्या कहता है, ऑडिट एविडेंस कैसा हो, सफिशिएंट हो, एप्रोप्रिएट हो। बोलो मेरे साथ, सफिशिएंट हो, एप्रोप्रिएट हो। सफिशिएंसी का क्या मतलब है, क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी। अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है तो ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी बढ़ाओगे, बट अगर ऑडिट एविडेंस इकलौता एविडेंस है, यानी इट इज अ सोल सपोर्टिंग एविडेंस, फिर से बोलो सोल सपोर्टिंग एविडेंस, तो चुपचाप जो ऑडिट एविडेंस है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। क्या मुझे हर डॉक्यूमेंट में शक करना है? नहीं। यू कैन एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन अनलेस अ रीजन टू बिलीव अदरवाइज। अनलेस आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत हो सकती है, आप चुपचाप उसको जेन्युइनली एक्सेप्ट करो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी कंसीडर करके चलेंगे। जेन्युइननेस का मतलब है रिलायबिलिटी, तो आप रिलायबिलिटी कंसीडर करके चलोगे। चौथा पॉइंट कहता है पिछली बार अगर मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी थी, टीसीडब्ल्यूजी में इंटीग्रिटी थी, तो आपने उस एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड नहीं करना। मान के चलो आज भी उनमें इंटीग्रिटी है, आज भी वो अच्छे लोग हैं, बट सर क्या अच्छे लोग हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज ना करें? नहीं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? फटाफट बताओ, क्या पांचों पॉइंट्स की समरी क्लियर है? चुपचाप बस ये बताओ, इज द समरी पार्ट क्लियर? टीसीडब्ल्यूजी क्या है, मैंने स्टार मारा है, अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है, बट अभी के लिए मुझे बताओ, इज द समरी पार्ट क्लियर? यस और नो? लास्ट टू पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। लास्ट टू पॉइंट सिंपल सी बात कहते हैं कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को तो ध्यान में रखो और साथ ही साथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज करो। अगर मैं दोनों को साथ जोड़ देता हूं, अब एक बात बताओ, सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, इधर मत देखना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कब एक्सरसाइज करना चाहिए, ऑडिट के शुरू में, ऑडिट के बीच में, या ऑडिट के एंड में? क्या लगता है, जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है वो कब एक्सरसाइज करना चाहिए, ऑडिट के शुरू में, ऑडिट के बीच में, या ऑडिट के एंड में? मैं कहता हूं हमेशा। कभी भी आपको फ्रॉड के बारे में पता चल सकता है, कहीं पे भी सर्कमस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड दिख सकते हैं, सो यू शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट। तो यही पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ये क्या कह रहा है, एच इज अ ऑडिट टीम मेंबर, आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। H was of the opinion that professional skepticism is required only and only at the planning stage of audit. जब आपका ऑडिट शुरू हो रहा है तभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करना है, बाकी टाइम अलर्ट नहीं रहना। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं, पूरे टाइम अलर्ट रहना चाहिए। बिकॉज सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ अनयूजुअल नेचर एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट ओनली। एक्सप्लेन whether professional skepticism is only required at planning stage. The answer is no, it isn't only required at the planning stage, rather it is required during the entire process of audit, because situations and circumstances not usual in nature exist during the entire process of audit. कहीं पे भी फ्रॉड कभी भी मिल सकता है, तो आपको हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। बताओ क्लियर है यहां तक? बोलो। यस सर, मजा आ भी गयो। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। एक टॉपिक करा रहा हूं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा। करोगे? फटाफट बताओ।
एक छोटा सा टॉपिक है, बस 10 मिनट का टॉपिक है। अगर ये टॉपिक हमने कर लिया ना, फील आ जाएगी आपको, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। जो आप सोच रहे हो ना टीसीडब्ल्यूजी का क्या मतलब है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है, 10 मिनट की डिस्कशन में वो सब क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, 10 मिनट्स मोर। क्या तुम मुझे 10 मिनट दे सकते हो? रिक्वेस्ट प्लीज, 10 मिनट और बस। करेंगे सर, क्या बात है। 10 बच्चों ने कहा करेंगे, तो 10 मिनट मेरे। फर्स्ट डे है तो क्या हुआ, अभी तो फील आनी शुरू हुई है। करा दो सर, करा दो, करा दो, करा दो, बिल्कुल। चलो सर, फ्लो में है, करा दो। आ जाओ, सुनो मेरी बात। एक ऐसे है जिसका नाम है एसए 200। सर एसए 200 क्या कहता है, प्लीज फोकस करना। मैं पूरा का पूरा एंड में रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एंड में 10-15 मिनट की रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, सब मजा आ जाएगा। अभी बस फोकस करो। एक है एसए 200। सर ये एसए 200 क्या कहता है? ये कहता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जस्ट 10 मिनट्स फोकस करना, मजा आ जाएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये क्या कहता है? सबसे पहले तो याद कैसे रखेंगे, ये 0-0 नहीं, ओ है। तो पहले ओ का मतलब है ओवरऑल, दूसरे ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव। यानी हमारा जो ऑडिटर है उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले बताओ ऑडिटर कैसा, ऐसा वैसा ऑडिटर या इंडिपेंडेंट ऑडिटर? सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एक बच्चे का सवाल आया, सर ऐसे का क्या मतलब होता है? ऐसे का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या बनते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। ऐसी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको गाइड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग गाइड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे होगा। बस आपने इतनी सी बात समझनी है, ना इसके दाएं ना इसके बाएं, ठीक है सर। अब ऐसे 200 क्या बोलता है, ये कहता है ऑडिटर की मनोकामना क्या है, ऑडिटर ऑडिट कर क्यों रहा है, और ये ऑडिटर कैसा है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है ये आप समझ चुके हो। कोई प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी रखेगा, ऑब्जेक्टिविटी रखेगा, इंटीग्रिटी रखेगा, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। अगर ये 5 क्वालिटीज है तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब सवाल उठता है क्या, कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। यही मैं आपको बस अभी पढ़ाने वाला हूं, यही बस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। देखो क्या कहता है, इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस। आपको क्या चाहिए सर? आपको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज को लेके? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, आप चेक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने हैं या नहीं। सर ठीक से बने हैं या नहीं, यानी उनके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती को ऑडिट की लैंग्वेज में बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। फिर से बता रहा हूं, गलती को ऑडिट की लैंग्वेज में बोलते हैं मिस स्टेटमेंट, और हमको मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से पड़ता है। अभी जस्ट समझेंगे 2 सेकंड में, ठीक है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अगर उसको रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, ही विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन। किस चीज को लेके? दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। सर ये पूरी बात हमारे सिर के ऊपर से बाउंसर की तरह गई, ठीक ऐसा लग रहा है? हाँ सर। अब मैं आपको 2-3 वर्ड्स बताऊंगा, समझ आ जाएगा। देखो, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कुछ याद नहीं करना, बस सुनते जाना मेरी बात को कथा की तरह। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके हिसाब से बनते हैं? दे शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द शेड्यूल 3। एंड जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से बनने चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हो? जैसा शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं वैसे हो। तो ये शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ये है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके सर, यही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स है। अब ऑडिटर को क्या चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं या नहीं। अगर ये एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, ठीक है,
तो मैं बोलता हूं इनमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बने हैं तो फिर मैं बोलता हूं इनके अंदर मिसस्टेटमेंट है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कह रहा एएस की बहन है ऐसे, अगर कोई चीज एफआरएफ के हिसाब से बनी है तो मिसस्टेटमेंट नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट अगर कोई चीज एफआरएफ के हिसाब से नहीं बनी तो उसमें गलती है। इट इज जस्ट लाइक योर टेस्ट पेपर। अगर आज अंशु ने कोई टेस्ट लिखा तो जो अंशु टेस्ट लिखेगी, ध्यान से समझना, अंशु ने आज टेस्ट लिखा, अंशु ने आज आईसीआई का टेस्ट लिखा, तो यहां अंशु का एग्जाम शीट है, यहां एग्जामिनर के पास क्या है? मार्किंग स्कीम है। अब जो अंशु का टेस्ट है वो मार्किंग स्कीम से कंपेयर होगा, जो अंशु का टेस्ट है वो मार्किंग स्कीम से कंपेयर होगा। अगर इसका टेस्ट मार्किंग स्कीम के हिसाब से है तो इसके अंदर कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई गलती नहीं है। बट अगर इन दोनों के बीच में देयर इज अ डिफरेंस तो मैं बोलता हूं इसमें गलती है, तो मैं बोल सकता हूं देयर इज अ मिसस्टेटमेंट। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हां सर। So if you feel that the financial statements are prepared as per FRF, that means there is no misstatement. And if you feel that the financial statements are not prepared as per FRF, that means there is a misstatement. तो ये misstatement का पॉइंट है जो आपने कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। अब सर misstatement की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से misstatement की डेफिनेशन निकालूं तो misstatement का क्या मतलब होगा? सोचोगे जरा। misstatement कुछ नहीं है बल्कि एक डिफरेंस है। सर डिफरेंस किसके बीच में? एसीपीडी। एसीपीडी का क्या मतलब है? एसीपीडी, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, वन which is reported in the financial statements and the one which is required as per the FRF. अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी मैं इसको मिस स्टेटमेंट का नाम दूंगा, यानी मैं इसको गलती का नाम दूंगा। मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? डिफरेंस इन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। अमाउंट यानी जो बैलेंस शीट में अमाउंट्स आती है ना, पीपी इतने रुपए की, डेटर इतने रुपए के, बैंक बैलेंस इतने रुपए का, उसको अमाउंट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? कोई खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? जो आपकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है, जो आपकी पीएनएल की प्रेजेंटेशन है कि इनकम ऊपर आएगी, रेवेन्यू ऊपर आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे अदर इनकम आएगी, फिर उसके नीचे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा, फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट आएगा, वो सारी प्रेजेंटेशन है। डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? नोट्स टू अकाउंट्स। तो जो आपके ये चारों एलिमेंट्स हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे ही हैं जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होने चाहिए थे, तो आप बोलोगे कि मिसस्टेटमेंट नहीं है। बट अगर यहां पे डिफरेंस आ गया तो हम इसको मिसस्टेटमेंट का नाम देंगे। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी यस, प्लीज टेल मी यस और नो। क्लियर है? फटाफट बताओ, कहां रह गए सारे के सारे? जल्दी से। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अब मेरा आप सबसे एक सवाल, अब मेरा आप सबसे एक सवाल, देखो मैं एक लिख लिया, आपने ये लिख लिया या नहीं लिखा? जल्दी से बताओ, लिखा या नहीं लिखा? प्लीज राइट इट डाउन। बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। 5 मिनट की और क्लास है, उसके बाद मैं टाटा बाय बाय बोलूंगा आप सबको। जल्दी से। डन सर, चलो बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा ले लेते हैं जिसका नाम है गौरी। वेरी वेरी गुड, ये है गौरी। ये गौरी की चुटिया बना देते हैं। चुटियां कलाइया में मेरी मेरी चुटियां कलाइया में। गौरी का क्या प्लान है सर? गौरी का है प्लान इन्वेस्ट करने का। सर किसमें इन्वेस्ट कर रही है? ये एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड। ओ, इसको लगता है रिलायंस लिमिटेड बड़ी अच्छी कंपनी है, तो इसने सोचा मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। अब इन्वेस्ट करने के लिए इसने रिलायंस का रेवेन्यू देखा,
तो रिलायंस का जो रेवेन्यू था, दैट रेवेन्यू वॉज 1000 करोड़। ओ माई गॉड। अब जब इसने रिलायंस के रेवेन्यू में इन्वेस्ट किया 1000 करोड़, बाद में जाके इसको पता चला जो 1000 करोड़ है वो 1000 करोड़ नहीं है। सर ये 1000 करोड़ नहीं है तो क्या है? ये एक्चुअल में 1000 करोड़ नहीं है, तो ये क्या है? सर ये है ₹999 करोड़ ओनली। क्या इसके डिसीजन में फर्क आएगा? क्या इसके डिसीजन में फर्क आएगा? जल्दी से बताओ। अगर कोई चीज 1000 करोड़ की जगह 999 करोड़ की निकलेगी तो फर्क आएगा क्या? नहीं सर, 1 करोड़ से फर्क थोड़ी पड़ता है। 1 करोड़ से फर्क थोड़ी पड़ता है। हर डिसीजन विल रिमेन सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर ये 1000 करोड़ की जगह मान लो 100 करोड़ ही है, ये 1000 करोड़ की जगह 100 करोड़ है, तो क्या अब डिसीजन में फर्क आएगा? द आंसर इज यस, अब डिसीजन में फर्क आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में फर्क क्या है? सर एक ऐसी गलती है जिससे यूजर को फर्क नहीं पड़ा, एक ऐसी गलती है जिससे यूजर को फर्क पड़ा। तो मैं एक बात बोलूं, इन दोनों में से एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, इन दोनों में से एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, और इस केस में आप कह सकते हो दैट देयर इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। इस केस में यहां पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, दूसरे केस में नहीं है। यानी 900 करोड़ मटीरियल है, 1 करोड़ मटीरियल नहीं है। यहां पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। तो आप एज एन ऑडिटर किससे घबराओगे? किसको पकड़ने जाओगे? मिसस्टेटमेंट को या मटीरियल मिसस्टेटमेंट को? सर मटीरियल मिसस्टेटमेंट को। हमको एज एन ऑडिटर मिसस्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, मटीरियल मिसस्टेटमेंट से पड़ता है। दबंग देखिए ना, हां हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, वही वाली। तो उसमें सोनाक्षी सिन्हा एक डायलॉग बोलती है, साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो यहां पे ऑडिटर क्या बोलेगा? मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता, मटीरियल मिस स्टेटमेंट से लगता है। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट इज क्लियर। ये ऐसी गलती है विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से बोल रहा हूं, ये ऐसी गलती है विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही पॉइंट आप याद रखेंगे। देखो अब ये क्या कह रहा है, एज एन ऑडिटर आपको चाहिए सेटिस्फैक्शन। एज एन ऑडिटर आपको क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। सर सेटिस्फैक्शन किसको लेके? रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब अभी मानो सेटिस्फैक्शन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगेन दीज मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, बट मेन गेम क्या है? आपने चेक करना है एज एन ऑडिटर की मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। सारे बच्चे इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो। अगर मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो क्या मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एफआरएफ के हिसाब से बने हैं? फटाफट बताओ, यस और नो, क्या मैं ये बोल सकता हूं? प्लीज टेल मी, कैन आई से दिस? यस सर। तो अगला पॉइंट यही कहता है, अगला पॉइंट यही कहता है कि जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई, जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो क्या कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दीज आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स। क्या मैंने ऑल रिस्पेक्ट्स बोला या ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स? सर ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स, दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या ये इंटरकनेक्शन लॉजिकल है या नहीं? जल्दी से बताओ। देखो मैं एक बात बोलता हूं, जिंदगी में अगर लॉजिक समझ जाए ना तो कभी कोई चीज हैवी नहीं लगती। ऐसा मैंने रियलाइज किया पूरी सीए जर्नी में। आप मुझे बताओ क्या ये दोनों पॉइंट लॉजिकल है या नहीं? मटीरियलिटी की लिमिट कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे मिसस्टेटमेंट है या नहीं, बाद में बात करेंगे। अभी तुमको जितना बताया गया उसमें से बताओ क्या ये बात समझ में आई? फटाफट बताओ। यस सर। तो अभी तक आपने क्या किया? अभी तक आपने रीजनेबल एश्योरेंस ली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। जब आपको ये रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो आप ओपिनियन बना सके। सर ओपिनियन किसको लेके? कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं इन ऑल
मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब सवाल मेरा आप सबसे, मैंने ओपिनियन बना लिया, मेरा ओपिनियन रेडी है, मैंने अपने माइंड में ओपिनियन रेडी कर लिया है। मेरा आप सबसे सवाल, ये ओपिनियन में यूजर्स को बताऊंगा कैसे? ये ओपिनियन में शेयर होल्डर को दूंगा कैसे? सर रिपोर्ट इशू करके। एज एन ऑडिटर मुझे अपनी रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी, तभी तो ओपिनियन का फायदा है। तो थर्ड स्टेप क्या है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का? पहला स्टेप रीजनेबल एश्योरेंस, दूसरा स्टेप ओपिनियन, तीसरा स्टेप उस ओपिनियन को अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करेंगे। वापस बता रहा हूं, पहला स्टेप रीजनेबल एश्योरेंस, किस चीज को लेके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई तो आपने अपना ओपिनियन बना लिया कि हां हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर एफआरएफ बने हैं, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एफआरएफ बने हैं। तो भाई अब उस ओपिनियन को रिपोर्ट कर देना, उन ओपिनियन को रिपोर्ट भी तो करना है। तो लास्ट पॉइंट कहता है एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। क्या पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर है? जल्दी से बताओ यस और देन वी विल एंड टुडेज क्लास। ठीक है, यही साइड में अपन लिख लेते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? पहला रीजनेबल एश्योरेंस लेना, किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है यानी यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन, क्या? कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, इन ऑल रिस्पेक्ट्स नहीं, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर दी एफआरएफ। एक बार आपने अपना ओपिनियन बना लिया तो भाई इसको रिपोर्ट भी कर दो, तो फिर आप इसको रिपोर्ट भी कर दो। बस ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना। क्या ये 3 स्टेप प्रोसेस क्लियर है? हाँ या ना? शाउट आउट दे दो सर, हर्ष को शाउट आउट, शाउट आउट, फटाफट बताओ। डन? हाँ, ये नोटिंग्स आपको मिल जाएंगी। वेरी गुड लवन्या, वेरी गुड अतुल कुमार, वेरी गुड यशराज। ठीक है सर, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। एक बार जो हमने सेकंड हाफ में पढ़ा, एक बार फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया सर सेकंड हाफ में? मैंने आपको सेकंड हाफ में पढ़ाई 2-3 छोटी छोटी बातें, जल्दी से इधर देखते जाओ। पहले हमने पढ़े सेफगार्ड्स टू थ्रेट्स। अगर मैं बात करूं सेफगार्ड्स टू थ्रेट्स, तो इसमें कोई सेफगार्ड थे नहीं। आपने सीधा बोलना है ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है, ही शुड बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। इसके लिए क्या चाहिए? चाबी। चाबी का क्या मतलब है सर? चाबी का मतलब है की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब आप अगर कोई भी काम एक्सेप्ट कर रहे हो, चेक कर लो उसमें थ्रेट्स तो नहीं है। अगर थ्रेट्स है तो उनको एलिमिनेट करो या फिर सेफगार्ड्स अप्लाई करो। अगर आप सेफगार्ड्स अप्लाई नहीं कर पा रहे तो फिर आप काम को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये हमने पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद अपन चले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ने। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी एकता कपूर का सीरियल। सर एकता कपूर का सीरियल मतलब आंटी कैसी है? आंटी का एटीट्यूड कैसा है? सर आंटी अलर्ट थी। जो आंटी है वो अलर्ट है, उनके अंदर क्वेश्चनिंग माइंड है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। अब सवाल है अलर्ट किसको लेके? दोनों डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट के साथ साथ आप इसको क्या बोलोगे? जब एक डॉक्यूमेंट दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इट विल ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। जब रिलायबिलिटी पे सवाल उठेंगे तो खुशबू किसकी आ रही है? फ्रॉड की। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो हमारा काम बढ़ जाएगा, यानी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। बट ये मेहनत करके सर क्या होगा? इट विल रिड्यूस द रिस्क। रिड्यूस द रिस्क का क्या मतलब है? सर रिस्क रिड्यूस हो जाएगी। हार्ट अटैक की, हार्ट अटैक मतलब उई। सर उई का क्या मतलब है? बोलो 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 बोलो। नजरअंदाज, ओवरलुकिंग unusual circumstances, over generalizing when drawing the conclusion, inappropriate assumptions while designing the nature, timing and extent of audit procedure। ये वाला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था। फिर ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनका रट्टा मत लगाना, बस इनको रीड कर लेना 2 बार 3 बार, दैट इज मोर देन इनफ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कब मेंटेन करना है? शुरू में, बीच में, हमेशा? हमेशा, ठीक है सर। फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, इसमें कुछ था नहीं। ऑडिटर को क्या चाहिए? संतुष्टि। संतुष्टि को क्या बोलते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो रीजनेबल एश्योरेंस किसको लेके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। एक बार ये रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई तो हम अपना ओपिनियन बना लेंगे कि हाँ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ, और ओपिनियन बन गया तो आप अपनी रिपोर्ट इशू कर दो एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो दैट्स ऑल दैट वी डिस्कस इन द सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ में कुछ ज्यादा नहीं पड़ा, बस पॉइंट ये है कि अभी आप ना छोटे बच्चे हो, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो तो अभी आपको ऑडिट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम हर चीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बट आई एम श्योर ग्रेजुअली जब हम इन चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार क्लास में रिवाइज कर लेंगे और आप घर पे भी रिवाइज करके आओगे तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। बिफोर आई लीव यू, मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे कमिटमेंट करते हो कि हमने इस क्लास में जो भी मेहनत करी आप उसको रिवाइज करके आओगे? जल्दी से बताओ। सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करेंगे कि भले 1 घंटा लग जाए या 2 घंटे, हम इसको रिवाइज करके आएंगे, बिकॉज यार नया सब्जेक्ट है, ऑडिट इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो स्टार्टिंग में आपके थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे घर पे, बट आई फील आपको वो लगाने चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यस सर, बहुत बढ़िया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ मिलके, ऐसे ही हम आगे भी मजे से पढ़ते रहेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, एंड यस खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ये जो नोट्स हैं आपके गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंजॉय।